Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing well. Welcome to our channel. This is our second video. आज की वीडियो वैसे जनरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज ना सिर्फ हम HTML के बेसिक टैग्स पढ़ेंगे बल्कि उनको कंपाइलर में रन करके देखेंगे कि उनका आउटपुट क्या आता है और हमारी वेबसाइट में उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होती है। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम एक एक्टिविटी भी करने वाले हैं जो कि समझने की एक फ़न भरी एक्टिविटी है। तो लेट्स बिगिन। होप सो आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली है और अब आप लोग सेकंड वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक कंपाइलर डाउनलोड करेंगे और मैं अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ प्रोग्रामिंग क्या होती है, मशीन लैंग्वेजेस क्या होती है, HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, CSS क्या है, कंपाइलर क्या है। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी विद एन एग्जांपल में डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो को। अगर आप डायरेक्टली मेरी सेकंड वीडियो देख रहे हो तो भाई इसको इसी वक्त इधर छोड़ो और जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, क्योंकि मेरी जो जितनी भी वीडियोस हैं जो मैं पोस्ट कर चुका हूँ और जो फ्यूचर में आने वाली हैं वो सारी वीडियो मेरी आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी नहीं देखी तो आप लोगों को आज का कुछ भी सीन समझ में नहीं आएगा। तो देखें, कंपाइलर जो है बहुत सारे हैं मार्केट में। अब हमें देखना है कि हम कौन सा कंपाइलर यूज़ करें। अब जो मैं इधर आप लोगों को कंपाइलर सजेस्ट कर रहा हूँ और जो खुद यूज़ करता हूँ वो जो है वो विजुअल स्टूडियो जिसे हम VS भी कहते हैं। अब इसे यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और मैं इसे क्यों यूज़ करता हूँ और आप लोग को क्यों रेकमेंड करता हूँ। तो देखें, जो विजुअल स्टूडियो कंपाइलर है यूज़र फ्रेंडली कंपाइलर है। अब यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में 100-200 दुकानें होती हैं, मगर आपकी वालदा जो है आपको उस दुकान पे लेके जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, जो बहुत ज़्यादा पोलाइटली वे में बात करता है, जो आपको डिस्काउंट के साथ चीज़ें देता है। तो इसी तरह से यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर या यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम वो चीज़ होती है जो कि आपके साथ कोऑपरेट करके चलता है। तो अभी आप लोग बस यही समझ लें अभी के लिए कि हम विजुअल स्टूडियो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। जब हम इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये यूज़र फ्रेंडली किस तरह है और ये किस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करता है। तो सबसे पहले आप जाके ये वीडियो देखें कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो को हमें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है डाउनलोड VS कोड। और आपका अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप मैकबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिहाज से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं उसके लिहाज से डाउनलोड कर रहा हूँ। और मेरे पास 64 बिट है तो उसके ऊपर क्लिक करके मैं इधर से डाउनलोड कर लूँगा और फिर ये इधर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फिर आई थिंक 5 मिनट्स लेगा या फिर 4 मिनट्स लेगा, ये उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो ये इधर डाउनलोड हो रहा है, इसे होने दीजिए डाउनलोड। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो ये बता देता हूँ, ये VS कोड जो है एज अ कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था ये कंपाइलर क्यों इस्तेमाल करते हैं हम। तो अच्छा जी, ये डाउनलोड हो गया है। इधर से रन पे क्लिक करेंगे हम और फिर इसको आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड देन देखें, ये जो मैंने लास्ट के 4 बॉक्स चेक करे हुए आपको भी सिर्फ इन्हें ही चेक करना है। इसे पढ़ लीजिएगा और इन चारों को ही सिर्फ चेक करना है और बाकी टॉप वाले को ऐसे छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसे। और इस तरह से आपका ये VS इंस्टॉल हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो आपका इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक OBS वगैरह डाउनलोड कर लिया होगा। तो सिंपली आप लोगों को अपने डेस्कटॉप पर आ जाना है और राइट क्लिक करके इधर से एक न्यू फोल्डर बना लेना है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरा नाम अफ़ान है तो मैं अफ़ान लिख देता हूँ इसका नाम और इसको ओपन कर लेते हैं सिंपल। और अब मैं फोल्डर के अंदर आके अगर राइट क्लिक करूं तो देखें इस पूरे मेन्यू के अंदर मेरे पास एक न्यू ऑप्शन शो हो रहा है जो कि है ओपन विथ कोड। ये किस वजह से शो हो रहा है, क्योंकि देखें जब हमने VS कोड डाउनलोड करा था तो हमने उस वक्त उसके अंदर 4 बॉक्स चेक करे थे, ये उस वजह से शो हो रहा है। सिंपली आपको ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक कर लेना है।
तो इधर से आपका विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा, वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो देखें इधर ये जो 4 बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी है जो कहलाती है लाइव सर्वर। सिंपल आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं लाइव सर्वर, तो सबसे टॉप पे आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें, मेरे इधर अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करा हुआ है, तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें और ये कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जब इंस्टॉल हो जाए तो सिंपल आप अपने विजुअल स्टूडियो को कट कर दें इधर से। अच्छा जी, जो भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि हमने उस चीज़ के नोट्स तैयार करके रखे हुए हैंड रिटन। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अपने पास कुछ चीज़ नोट डाउन करें, क्योंकि हम जो ये सब चीज़ें हैं ये प्रोवाइड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने ज्वाइन करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा हुआ तो उसे भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। उस क्योंकि जितने भी ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसके रिलेटेड नोट्स वगैरह हैं हम उधर प्रोवाइड कर देंगे। और मुझे पता है कि जब से ये जो आईटी कोर्स वाली चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, बहुत से लोगों ने एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, जिनको प्रोग्रामिंग के अलिफ भी नहीं आती वो भी प्रोग्रामिंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास प्रॉपर एक लेआउट जिसे कहते हैं प्रॉपर प्लान है हमारे पास। देखिए हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अपना इंट्रो वगैरह थोड़ा सा करा था प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, उनके बच्चों के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में। सेकेंड वीडियो के अंदर हम HTML के बेसिक कोड्स वगैरह पढ़ेंगे। और थर्ड या फिर फोर्थ वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बेसिक सी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत ही ईजी होगा। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर आपने मेरी उस वक्त जितनी मैंने वीडियोस पोस्ट करी भी होंगी, पहले 2 या 3 वीडियो अगर आपने वो देखी भी होंगी फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी बेसिक सी वेबसाइट बना सकें। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि भाई हमारी वीडियो तो ज़रूर देखो, हर हालत में देखो। खैर जो भी है, ये नोट्स वगैरह जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस हैंड रिटन नोट्स के अंदर मैंने लिखे हुए सारे टैग्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे देख देख कर ही मैं आपको वो चीज़ें कराऊंगा, ताकि आप भी बासानी अगर घर में प्रैक्टिस करना चाहें तो इधर से देख कर सकते हैं। इसके अंदर डेफिनेशन बेसिक चीज़ें हर चीज़ लिखी हुई है। अच्छा तो खैर चलते हैं वापसी अपने फ़ोल्डर पे जो हमने बनाया था। इधर मेरा ये रहा फ़ोल्डर, मैंने अफ़ान नाम से बनाया था, आपने अपने नाम से बनाया होगा। इधर चलकर हम राइट क्लिक करते हैं तो इस मेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो ये ओपन विथ कोड एक न्यू ऑप्शन शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि देखें हमने वी एस कोड इंस्टॉल करते हुए उसके अंदर जो लास्ट के 4 बॉक्स थे उन्हें चेक करा था, इसी वजह से ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ओपन विथ कोड और इधर से हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, मेरी इधर पहले से एक फ़ाइल बनी हुई है तो मैं सिंपली पहले से इधर से डिलीट कर देता हूँ। और तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल बनाएंगे। इधर देखें अफ़ान नाम का मेरा फ़ोल्डर शो हो रहा है जो कि मैंने बनाई थी न्यू फाइल, न्यू फोल्डर। तो इधर देखें अगर मैं अफ़ान के राइट साइड की तरफ आऊँ तो ये फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एक अपनी इंडेक्स डॉट HTML के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल बन गई। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो लाइव सर्वर इंस्टॉल करा हुआ है वो शो कहाँ हो रहा होगा। तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे इधर तो देखें इधर जो है ये थर्ड लास्ट ऑप्शन है ओपन विथ लाइव सर्वर, ये शो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है। तो देखो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि 2 पेजेस का कोड लिख रहे होते हैं, बड़े बड़े कोड्स जो होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं, 2 पेज के, 3 पेज के, 4 पेज के, वो पूरा अपने कंपाइलर के अंदर टाइप करते हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में। और उसे टाइप करने के बाद जब वो रन करते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो उनकी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ बाय मिस्टेक एरर आ रहा होता है। तो मतलब फिर वो दोबारा जाते हैं अपना कोड चेक करते हैं कि हमने क्या गलती की है। तो फिर क्या होता है कि उनके जो 2 घंटे 3 घंटे की जो भी मेहनत है वो वेस्ट होती है। तो लाइव सर्वर का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपना जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसका आउटपुट आप लाइव देखते रहो कि उसके नतीजे में क्या चीज़ हो रही है आउटपुट के अंदर। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपने प्रोग्राम के अंदर पैराग्राफ ऐड करा है तो मैं जाके लाइव सर्वर की मदद से अपनी वेबसाइट में देखूंगा कि वाकई पैराग्राफ ऐड भी हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कोई एरर की वजह से ऐड नहीं हो सका। तो ये होता है कि लाइव सर्वर के थ्रू हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा भी है हमारी वेबसाइट पे या नहीं आ रहा। सही है, आई थिंक ये सब जो क्लियर होगा। अच्छा देखिए मैंने बताया था कि यूज़र फ्रेंडली होता है VS कोड।
अगर मैं इधर एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करके इंटर प्रेस करूँ, तो देखें एक प्री रिटर्न टेम्पलेट मेरे पास खुद ब खुद शो हो जाता है। अभी बेसिकली ये वाला टेम्पलेट क्या है, पहले तो देखो यूज़र फ्रेंडली वाली बात इधर कहाँ से आई बीच में। एक तो तरीका ये था कि मैं इसे खुद टाइप करता, इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगता। और दूसरा तरीका ये था कि मैं जो वी एस स्टूडियो, उससे मैं क्या बोलूँ कि भाई मेरे साथ कॉपरेट करो। वी एस स्टूडियो हमारे साथ इस तरह से कॉपरेट करता है कि ना इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं। जिस तरह से मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा और उसके बाद इंटर दबाया, तो इसने खुद ब खुद एक मुझे कोड का टेम्पलेट लिख के दे दिया। सही है। इस तरह से और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा टाइम बचता है। अच्छा जी, और ये जो टेम्पलेट है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये दरअसल हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उससे पहले हमें ये चीज़ लिखना, ये कोड लिखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सही है। अगर देखें ये जो चीज़ लिखी है, अगर मैं चेक करना चाहूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये एक खाली वेबसाइट होगी। देखें एग्जैक्टली ये पूरी क्या है, एक खाली वेबसाइट है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल ही खाली और एक ब्लैंक वेबसाइट है। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई कि ये जो कोटे एक फ्री का टेम्पलेट है, ये खाली वेबसाइट की शक्ल होती है, एक तरह से समझ लो ये खाली पेपर है। अब इस पेपर के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ, ड्राइंग या कुछ हेडिंग डालना चाहता हूँ, तो वो चीज़ मैं लिखूंगा ये जो बॉडी आपको दिख रही है इसके दरमियान में। ये एक ये रही बॉडी और एक ये लिखा हुआ बॉडी, इनके दरमियान में अगर मुझे आप अपनी खाली वेबसाइट के अंदर कुछ पैराग्राफ्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस, वॉट कुछ भी इंटर करना है, तो वो मैं लिखूंगा इधर इस सेंटर में। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी टेक्स्ट इधर लिख देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देखें ये टेक्स्ट ऐड हो गया मेरी वेबसाइट के अंदर। होप सो कि आपके इधर तक क्लियर ही होगी हर चीज़ कि ये जो टेम्पलेट है ये किस लिए होता है। ये ज़रा एक ब्लैंक वेबसाइट है, और आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो ये टेम्पलेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आपको अपनी खाली वेबसाइट के अंदर कुछ भी टैग्स, कुछ भी मटेरियल ऐड करना है तो वो आपको लिखना पड़ेगा इस बॉडी के दरमियान में। सही है। अब देखें HTML के अंदर टैग्स क्या होता है। टैग्स की कोई ना बेसिक डेफिनेशन नहीं होती, बट टैग आप इस तरह से याद रखें कि अगर आपको अपने वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना है, पिक्चर ऐड करनी है, वॉट कुछ भी ऐड करना है, तो आप टैग्स की मदद से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मुझे हेडिंग ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग टैग इस्तेमाल करूँगा। मुझे पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करूँगा। ये डिपेंड करता है कि आप क्या मटेरियल ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, और उसके मुताबिक आप टैग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई टैग की बात। अब टैग भी जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। सही है। ये जो आपको ऊपर वाला टैग दिख रहा है जिसे मैंने हाईलाइट करा है, ये होता है ओपन टैग। और ये जो आपको सेकंड शो हो रहा है जिसके अंदर आपको एक फॉरवर्ड स्लैश शो हो रहा है, ये होता है क्लोजिंग टैग। ये मेरे ख्याल से छोटा आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं नोट पैड के अंदर आपको लिख के दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। तो देखें टैग की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, अच्छा देखें टैग जो है वो ये स्पेल वाला है, TAG। ये टैग की बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोग की ना प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो मैं टैग की बात कर रहा हूँ TAG वाले। अच्छा, टैग की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। एक इस तरह का पहले सिंबल होता है, और बीच में कुछ भी नाम हो सकता है टैग का, लास्ट में इस तरह का सिंबल होता है। अब बीच में कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है। अगर मैं पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करूंगा तो P होगा लिखा हुआ बीच में, अगर मैं हेडिंग टैग इस्तेमाल करूंगा तो H होगा बीच में। सही है। टैग की इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है। सही है। अब ये होता है ओपन टैग। अगर मैं इसका क्लोजिंग टैग बनाना चाहूँ तो वो भी एज इट इज़ ऐसे ही होता है, बस इसके अंदर एक ये लाइन कह लें या फिर आप इसे कह लें फॉरवर्ड स्लैश, ये ऐड होता है। सही है। ये होता है आपका ओपनिंग टैग और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग। इनमें फ़र्क क्या होता है, इसमें कोई लाइन नहीं होती है, इसके अंदर एक आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होता है। सही है। टैग की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इस तरह से ग्रेटर देन और लेस देन के साइन बने हुए होंगे, और बीच में जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो वो दरअसल होता है कि आपने हेडिंग टैग डाला है तो H होगा, आप पैराग्राफ टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो P होगा, अगर आप बॉडी टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉडी होगा। सही है। ये डिपेंड करता है कि आप टैग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखें, टैग इस्तेमाल करने के भी ना बहुत सारे तरीके हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं कि आप बस ओपन ही टैग इस्तेमाल करते, क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप ओपन टैग इस्तेमाल करके बीच में मटेरियल लिख रहे हैं तो आप क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सही है, अभी हम देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी मटेरियल ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आपको टैग्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि मुझे हेडिंग ऐड करनी है तो मैं हेडिंग टैग इस्तेमाल करूँगा। हेडिंग टैग क्या होता है, उसके लिए आप सिंपल देखें एच लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। ये देखें आपको खुद ही पूरा प्रिंट करके दे देगा। ये चीज़ होती है दरअसल यूज़र फ्रेंडली, ये करेगा आपके साथ कॉपरेट। देखें अगेन दिखाता हूँ, मैं सिंपल एच लिखूंगा ये पूरा प्रिंट करके दे देगा। देखें इसने ओपन टैग लिखा और ये क्लोजिंग टैग, दोनों चीज़ें खुद ही प्रिंट करके दे दी। ये कहलाता है यूज़र फ्रेंडली, कि वो खुद ही समझ जाता है कि जो मेरे ऊपर काम कर रहा है प्रोग्रामर वो क्या चाह रहा है लिखना। सही है। अच्छा हेडिंग टैग आ गया जैसे, अब मुझे जो भी हेडिंग लिखनी है ये ओपन टैग है और इसके बराबर में क्लोजिंग टैग है, मुझे इनके दरमियान में लिखनी है जो भी हेडिंग लिखनी है मुझे। मैं इधर लिख रहा हूँ अपना नाम जो कि है अफ़ान। अफ़ान लिख रहा हूँ और ये लिख दिया मैंने अफ़ान। अब मैं देखता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ प्रिंट हुई है या नहीं हुई है। तो मैं किसकी मदद से देखूंगा, लाइव सर्वर की मदद से देख लेता हूँ जो कि मैंने इंस्टॉल करा है। तो देखें ये अफ़ान नाम की हेडिंग मेरे वेबसाइट के अंदर ऐड हो चुकी है। सिंपली अब मैं चाह रहा हूँ एक पैराग्राफ भी ऐड कर लूँ, तो पैराग्राफ पी से आता है तो सिंपल पी लिखना है आपको और एंटर दबा देना है। ये खुद ही पूरा प्रिंट करके दे देगा। ये हो गया ओपन टैग आपका, ये हो गया क्लोजिंग टैग, और इसके दरमियान में लिखनी है आपको पैराग्राफ जो भी लिखना है आपको। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस मैंने लिख दिया। तो अब देखते हैं ये हमारी वेबसाइट के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ओपन विद लाइव सर्वर, और ये हो रहा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, होप सो कि दर्शक सब चीज़ें क्लियर ही होंगी। तो सही है, हेडिंग टैग के लिए देखें, अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग ऐड करनी है तो इसके लिए आप हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग टैग के लिए आप सिंपल एच दबा के एंटर दबाएंगे तो विजुअल स्टूडियो में खुद ही वो प्रिंट करके दे देगा। आपको अगर हेडिंग लिखनी है तो देखिए आपको ओपन टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके दरमियान में आपको अपना जो भी कंटेंट है वो लिखना है और इसके लास्ट में आपको क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करना है। अब देखेंगे कहीं ये ज़रूरत होती है कि आप ना ओपन टैग लगाएं और लास्ट में क्लोजिंग टैग भी लाजमी लगाएं, क्योंकि ताकि ना जो आपका कंपाइलर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि आपकी हेडिंग कहाँ से कहाँ तक है। अब फॉर सपोज अगर मैं इधर एच ओपनिंग टैग लगाऊं सिर्फ और आगे अपना कंटेंट लिख दूं मैं अफान, और मैं इसे रिमूव कर दूं हेडिंग, क्लोजिंग टैग हेडिंग का, तो देखें कंपाइलर के पास जितना तो दिमाग नहीं है, वो तो इंसान नहीं है, उसे तो नहीं पता ना कि हेडिंग, उसे ये पता है कि स्टार्ट तो यहाँ से हुई है मगर ये एंड कहाँ पे हुई है उसे ये नहीं पता। तो इस वजह से इसका हमें क्लोजिंग टैग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा देखें, ये हमने देख लिया कि हेडिंग टैग के लिए आप वो हेडिंग लिखने के लिए आप हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे और पैराग्राफ लिखने के लिए आप पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने कंपाइलर से कि वो खुद ब खुद ना प्रिंट कर दे एक डमी पैराग्राफ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने पी लिखा, पैराग्राफ ऐड करना है और इंटर दबाऊंगा तो खुद ही वो पूरा प्रिंट करके दे देगा। मुझे जो भी लिखना है वो इसके दरमियान लिखना है। अब मैं कंपाइलर से चाहता हूँ ये ना कुछ भी ना डमी सा पैराग्राफ खुद से जनरेट करके दे दे, तो मैं लिखता हूँ लॉरम, LOREM, सॉरी REM, और मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ डमी जनरेट करे ना ये कम से कम ना 250 वर्ड का तो होना चाहिए। 250 लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। और अब जाके अपनी वेबसाइट में देखता हूँ मैं ओपन विद लास्ट सर्वर सर्वर से कि इसने वाकई कुछ लिखा भी है नहीं लिखा। तो ये देखें लॉरम ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 250 वर्ड का पैराग्राफ, एक डमी पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है। होप सो कि दर्शक चीज़ें समझ में आ रही होंगी सारी, तो इसको मैं दोबारा से कट कर देता हूँ कि हेडिंग पैराग्राफ क्या, हेडिंग ऐड करने के लिए क्या है और पैराग्राफ ऐड करने के लिए क्या है और डमी पैराग्राफ किस तरह जनरेट हम करा सकते हैं। ओके, तो इधर तक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गए होंगे कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, दोनों की निशानी क्या होती है। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो देखें ये है ओपनिंग टैग, ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये है क्लोजिंग टैग। इनके दरमियान ये जो टैक्स लिखा हुआ है ये है दरअसल कंटेंट। इस बात से तो सब एग्री करते हैं। अब देखें, अगर मैं ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग इन तीनों को सम कर दूं या इन तीनों को मिला दूं तो ये बनता है एक एलिमेंट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अगर मैं ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट और प्लस क्लोजिंग टैग
इन तीनों को अगर मिला दूं तो ये कहलाता है एक एलिमेंट। इसी तरीके से इधर भी देखो ओपनिंग टैग मौजूद है, ये बीच में कंटेंट लिखा हुआ है मेरा नाम, और लास्ट में लिखा हुआ है क्लोजिंग टैग। मतलब ये भी पूरा एक एलिमेंट है। सही है, एलिमेंट किसे कहते हैं? अगर ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट हो, तो ये तीनों चीज़ें अगर किसी जगह शामिल है तो ये कहलाता है पूरा एलिमेंट। सही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई HTML में टैग क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि भाई ये टैग होता है। अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप के टैग्स होते हैं, तो आप बता सकते हो कि ओपन टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट क्या होता है, तो आप बता सकते हो जहाँ पे ओपन टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट लिखा हुआ है इनके दरमियान, तो ये क्या होता है, दरअसल एक एलिमेंट होता है। तो इधर तक क्लियर है ना आप लोगों को कि जो बेसिक्स मैंने बताई हैं कंपाइलर के अंदर, टैग्स के बारे में और कंटेंट के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में और वेब सर्वर के बारे में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने एक नोट्स को भी एक नज़र देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखें, यही लिखा हुआ है HTML एलिमेंट के बारे में कि एक टैग होता है जो कि ओपनिंग टैग होता है, इनके दरमियान कोई भी कंटेंट हो सकता है, और लास्ट में क्लोजिंग टैग होता है। ये क्या कहलाता है? हमारा HTML एलिमेंट। अब देख लेते हैं कि HTML के अंदर एंकर टैग क्या होता है और HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो जिस तरह से लिखा हुआ यूज टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन corresponding टू एन HTML टैग। अब मैं इसे आसान अल्फाज में बताता हूँ। आपने एक वेबसाइट बना के तैयार कर ली है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपना फेसबुक का लिंक भी इधर ऐड कर लूँ, ताकि अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट को फॉर एग्जांपल व्यू कर रहा है, देख रहा है, तो उसको एक ऑप्शन शो हो कि अगर वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो इस लिंक पे क्लिक करके मेरी फेसबुक पर आए डायरेक्टली और मुझसे कांटेक्ट कर ले। या फिर आप चाह रहे हैं कि वो लिंक पे क्लिक करे मेरी दूसरी वेबसाइट पे चले जाए वो डायरेक्टली। मतलब आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी चीज़ का भी लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंकर इस्तेमाल करते हैं। सही है। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसके अपनी HTML की वेबसाइट के अंदर लिंक ऐड करते हैं। होप सो कि इधर क्लियर होगा। एक और दफ़ा बता देता हूँ। एंकर क्या होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, या फिर कोई एडिशनल लिंक ऐड करना चाहते हो। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट विजिट करी हुई होंगी, चाहे वो गेम डाउनलोड करने के लिए हो, चाहे वो मूवीज़ देखने के लिए हो, जिसके अंदर कुछ ऐसे लिंक होते होंगे जिस पे आप क्लिक करते होगे तो नए न्यू टैब खुल जाता होगा या फिर न्यू विंडो खुल जाती होगी। इसी वो जो चीज़ें ऐड होती हैं इस तरह की लिंक, वो एंकर की मदद से होते हैं। सही है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स के अंदर हम अपना लिंक पुट करते हैं। सही है। अब आपको लोगों को अगर इस चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अब आ जाएंगे समझ में। देखें, मैं अगर इधर प्रेस करूं और इंटर दबाऊं तो ये पूरा आ गया है एंकर। फॉर एंकर, ये रहा इसका ओपनिंग टैग और ये रहा इसका क्लोजिंग टैग। और ये जो लिखा हुआ है HREF, ये ज़्यादातर कहलाता है एट्रीब्यूट। सही है। और जो हम अपना लिंक ऐड करते हैं, वो जो इन्वर्टेड कॉमास आपको दिख रहा है, इनके दरमियान ऐड करते हैं कोई भी लिंक। अब मैं इसके एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा ना। तो इधर चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इधर से एक जल्दी से अपने प्रोफाइल खोलते हैं और एक ना लिंक कॉपी कर लेते हैं। ये इतना हैंग क्यों हो रहा है भाई? योर चैनल पे चलते हैं और इधर चल के से स्टॉप कर लेते हैं। अरे ऐड चल रहे हैं तो शेयर करते हैं। और इधर से मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ। ये मेरा लिंक हो गया कॉपी। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, इधर आता हूँ, इधर मुझे पेस्ट करना है तो सिंपल इधर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल V से ही पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इधर सिंपल पेस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके मेरा लिंक हो गया पेस्ट। सही है। अब मैं जाता हूँ ओपन सर्वर, तो देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ क्लिक हियर। अब कोई भी अगर यूज़र या कोई भी पर्सन मेरी वेबसाइट देख रहा है, तो जैसे ही वो क्लिक हियर पे क्लिक करेगा, तो वो डायरेक्टली मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं खुद ब खुद मेरा यूट्यूब चैनल खुल गया है। सही है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि एंकर क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये है एंकर ए, और एट्रीब्यूट्स क्या? ये जिसके अंदर हम लिंक ऐड करते हैं। एंकर क्या होता है? अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ एडिशनल इन्फो ऐड करना चाहते हैं, एडिशनल लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो वो एंकर की मदद से ऐड करते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स के अंदर हम अपना लिंक पेस्ट करते हैं। आई थिंक सो इधर तक आप
की चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी, हम दोबारा चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो जी ये आ गए हमारे नोट्स। हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये इस्तेमाल होते हैं ऐड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के अंदर। अच्छा लिखा हुआ है वी कैन यूज़ आइदर सिंगल और डबल कोट्स। ये सिंगल और डबल कोट्स क्या होते हैं, तो ये मैं बना के दिखा देता हूँ नोट पैड पे, क्योंकि उस पर ईजिली विजिबल रहते हैं क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है ना। देखिए सिंगल कोड होता है ये, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा समझने से सिंगल कोड होता है सिंपल ये और कुछ भी टेक्स्ट और एक ये होता है सिंगल कोड। डबल कोड क्या होता है कि डबल ये और ये जो चीज़ है ना ये होता है डबल कोड, ये और ये डबल कोड। सही है, ये होता है सिंगल कोड और डबल कोड। अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि आप सिंगल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह देखें ये एंकर है और ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर हमने अपना पूरा लिंक पेस्ट करा था यूट्यूब का। तो ये बोल रहे कि जो आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं ना स्टार्टिंग में और एंड में, आप इसकी जगह पे एक सिंगल भी लगाएं तो वो भी ये काम करेगा। तो हम लगा के देख लेते हैं। ये हमने एक सिंगल लगाया और इधर भी हम एक सिंगल लगा देते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और चेक कर लेते हैं कि अभी भी काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये अभी भी काम कर रहा है। सही है। दोबारा नोट्स की तरफ चलते हैं हम अपने और देख लेते हैं। ये चीज़ भी समझ में आ गई है पूरी। अभी हेडिंग टैग, वैसे मैं बता ही चुका हूँ कि हेडिंग टैग इस्तेमाल करते हैं हम हेडिंग्स को ऐड करने के लिए। जिस तरह लिखा हुआ है हेडिंग टैग इज यूज टू मार्क हेडिंग इन HTML। सही है। अब इसके अंदर जो चीज़ बताने वाली है ना वो ये चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम H1 to H6 वी हैव टैग्स फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स। अब इसका मतलब मैं पूरा समझाता हूँ। इसमें दरअसल ये लिखा हुआ है कि H1 मतलब हेडिंग वन के अंदर आप जो भी हेडिंग डालेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए हेडिंग। सही है। हेडिंग टू के अंदर जो हेडिंग डालेंगे वो उससे थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। हेडिंग थ्री के अंदर जो आप हेडिंग डालेंगे वो उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए इम्पॉर्टेंट। मतलब इस तरह होगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसा ना हो कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो सबसे लास्ट में आपने लिखी है, हेडिंग 6 पे लिखी है, और जो हेडिंग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वही आपने हेडिंग 1 पे लिखी हुई है। इस चीज़ को मैं करके बताता हूँ आपको, कंपाइलर के ऊपर उधर आ जाएगा समझ में आप लोग को अच्छे तरीके से। तो इधर हेडिंग 1 लिखा हुआ है पहले से ही। मैं क्या करता हूँ कि इसको इधर से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और 6 दफ़ा से पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट हो गया। अच्छा देखिए मैं एक और चीज़ आपको इधर मज़े की बताता हूँ कि ये यूज़र फ्रेंडली कैसे है। तो देखिए अगर मैं माउस लेकर आऊँ इधर, हेडिंग 1 है ना, हेडिंग 1 तो सही है, चलो हेडिंग 2 3 4 इनका भी तो वो नाम चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एक कर्सर मेरा ये बना हुआ आ रहा है ये। अब मैं ऑल्ट दबाता हूँ इधर, एक ऑल्ट और एक कर्सर इधर, ऑल्ट और एक इधर। तो देखिए एट अ टाइम मेरे पास 2 कर्सर आ गए। इधर तो हेडिंग 1 सही लिखा हुआ है। अगर मैं नीचे नीचे मूव हूँ तो नीचे मूव करूँ तो देखें, अगर मैं कट करूँगा तो देखें दोनों साइड से कट हुआ है ये। सही है। और अगर मैं 2 लिखूंगा तो दोनों साइड पे टाइप होगा 2। इस तरह टाइम बचता है बहुत ज़्यादा। अब होता कि मैं इधर पहले कट करता फिर 2 लिखता, फिर इधर कट करके 2 लिखता। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, इधर कट करा 3 लिखा, इधर आया इधर कट करके मैंने 4 लिखा, इधर आया इधर कट करके मैंने 5 लिखा। सही है। इस तरह ये मैंने किस तरह करा, मैंने ऑल्ट दबाया जो होता है आपके कीबोर्ड के अंदर बटन ALT ऑल्ट, और फिर जहाँ जहाँ आपको कर्सर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। ये 2 करें, मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। देखो 1 2 इधर करें, मैंने ऑल्ट दबा के रखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ एक इधर हो जाए ऐड, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक इधर हो जाए ऐड, अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक और इधर हो जाए ऐड। मतलब मैं 6 7 कर्सर ऐड कर सकता हूँ एक ही दफ़ा में। मतलब मैं लिखूंगा ना इधर कुछ भी तो सब जगह लिखा जाएगा। देखो इधर भी लिखा जा रहा है, इधर भी लिखा जा रहा है, इधर भी लिखा जा रहा है, मल्टीपल जगह पे लिखा जा रहा है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं दोबारा से। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि H1 पे मतलब हेडिंग 1 जो होगी वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हेडिंग 2 उससे कम होनी चाहिए, हेडिंग 3 उससे कम होनी चाहिए। अब देखो मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ अगर विथ लाइव सर्वर, तो आपकी जो हेडिंग 1 होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो देखें जब आप वेबसाइट के अंदर जो भी आपकी हेडिंग 1 आएगी वो सबसे लार्जेस्ट साइज़ की होगी, सबसे ज़्यादा बोल्ड होगी। हेडिंग 2 जो होगी वो उससे थोड़े से कम के साइज़ होगी की होगी और उससे कम बोल्ड होगी। हेडिंग 3 जो होगी वो उससे थोड़े से छोटे साइज़ की होगी और बोल्ड होगी। मतलब हेडिंग 1 में
जो कंपाइलर है वो कंसिडर करेगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग डाली है, वो इसलिए उसे बोल्ड भी दिखाएगा और बड़ी भी दिखाएगा। हेडिंग टू में आपका कंपाइलर ऐसा कंसिडर करेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा हेडिंग, तो इसलिए इसको साइज़ के मुताबिक दिखाएगा। और इसी तरह जो आप सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे उसे वो सबसे छोटी दिखाएगा। सही है। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ना, जो हेडिंग उनकी पूरी वेबसाइट को डिफाइन कर रही है, जिस तरह मैंने कोई वेबसाइट बनाई है केमिकल्स के रिलेटेड, तो उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? केमिकल्स के बारे में होनी चाहिए, एसिड्स के बारे में होनी चाहिए। तो मेरी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी? एसिड्स या केमिस्ट्री या फिर केमिकल्स। सेकंड क्या हेडिंग होगी? कुछ भी हो सकती है। थर्ड हेडिंग क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। तो मतलब आपकी फर्स्ट हेडिंग वो होती है जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को प्रेजेंट कर रही होती है। तो ये गलती कभी नहीं करना कि जो हेडिंग आपकी पूरी वेबसाइट को प्रेजेंट करी है वो आपने उठा के सबसे लास्ट में लिख दी है, और जो हेडिंग आपकी इम्पोर्टेंट थी नहीं, घटिया तेरी हेडिंग थी जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, वो उठा के ऊपर लिख दी है। क्योंकि देखें, जो कंपाइलर है और जो एसईओ होता है, इंजन, वो जो अब आपकी वेबसाइट को रीड करता है वो इस तरह ही आपकी वेबसाइट को रीड करता है। वो इस तरह कंसीडर करता है कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे छोटी होगी वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली नहीं है। तो आई होप सो कि इधर तक ये बात समझ में आ गई होगी कि H1, H2, H3, H4, H6 और H5 क्या क्या चीज़ें हैं। H1 में हमेशा वो हेडिंग लिखनी है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो, जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रही हो। और H6 में आपने हमेशा वो हेडिंग लिखनी है जो कि जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। मतलब आपको सब हेडिंग को उनकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक जगहों पे फिट करना है। सही है। और अब देखें रेड से क्या लिखा हुआ है। नोट, वी शुड नॉट यूज HTML हेडिंग टू मेक टेक्स्ट थिकर और बोल्ड। ये भी होते हैं कुछ ऐसे प्रोग्रामर जो कि एक्स्ट्रा प्रो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या होती है। अच्छा देखें, अगर मैं इधर कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ तो पी दबा के एंटर दबाऊंगा, या आपका आ गया पैराग्राफ टैग, इसके दरमियान में कुछ भी लिख रहा हूँ। ये मैंने कुछ भी ऐसी लिख दिया। सही है। अब मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ और ये देखें लिखा हुआ आ गया। अब मेरे देखें इन जो पैराग्राफ के टेक्स्ट का साइज़ है वो एक ही जैसा साइज़ है, ना ही वो इतना कोई बोल्ड है। अगर इन सब से कंपेयर करा जाए, इन सब हेडिंग से, तो ना ही वो इतना ज़्यादा बोल्ड है, ना ही उनका इतना बड़ा साइज़ है। तो बहुत से जो एक्स्ट्रा प्रो प्लेयर्स होते हैं ना प्रोग्रामर के, प्रोग्रामिंग के, वो क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए पैराग्राफ टैग की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं? हेडिंग टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। अपनी पैराग्राफ की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं हेडिंग टैग। अगर देखो इधर मैं हेडिंग टैग इस्तेमाल करूँ, इसको कट करके लिख दूँ H और इसे भी कर लूँ H, तो ये जो है अगर मैं इन सबको इधर से मिटा दूँ तो ये देखना खुद ब खुद मोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ओपन विथ करूँ तो सॉरी, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है दोबारा से। एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा से, अगर मैं देखो हेडिंग टैग के अंदर ये सेम चीज़ लिखूँ और एंटर करूँ और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ, तो अब देखो ये बोल्ड भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। देखो, बड़ा हो गया, बोल्ड हो गया। ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रो होते हैं प्रोग्रामर जो कि चाह रहे होते हैं कि जो पैराग्राफ लिख रहे हैं ना वो भी बड़ा नज़र आए, बोल्ड नज़र आए, तो वो पैराग्राफ टैग की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं हेडिंग टैग, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत चीज़ है। देखें, इंसानी दिमाग तो ये चीज़ आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, मगर जो सर्च इंजन्स होते हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं होता। सही है। आप जो चीज़ बड़ी लिखेंगे, बोल्ड लिखेंगे, वो उसको एज अ हेडिंग ही रीड करेंगे। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सर्च इंजन होगा वो डिटेक्ट नहीं करेगा, वो समझेगा कि ये तो हेडिंग है ही, जो आपने पैराग्राफ लिखा ना, क्योंकि ये भी बड़ा है और ये भी बोल्ड है, तो इट मीन्स ये भी कोई हेडिंग है। वो उसे डिटेक्ट ही नहीं करेगा एज अ पैराग्राफ, वो उसे एज अ हेडिंग डिटेक्ट करेगा। तो ये गलती नहीं करनी। हर चीज़ के लिए उसके अलग टैग हैं। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग के लिए H लिखेंगे सिंपल, और पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे। सही है। बाकी मैं बता दूंगा आगे जाके कि पैराग्राफ की हाइट किस तरह बढ़ानी है, बोल्ड किस तरह करना है, स्टाइलिश कैसे करना है, कलर कैसे ऐड करने हैं, वो बात की बात है। अभी जो चीज़ें याद रखने वाली है वो ये चीज़ है कि अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि आप अपने पैराग्राफ को मोटा बनाना चाहते हैं, लंबा बनाना चाहते हैं, चौड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप हेडिंग टैग इस्तेमाल कर लें। तो यही चीज़ वो रेड से लिखी हुई है। तो इधर तक ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। होप सो कि इधर तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो भाई पूछ लेना बेझिझक, कोई मसले की बात नहीं है।
और इसके अलावा वही बता दिया करो पर्सनली मैसेज करके, अगर वॉइस क्वालिटी का मसला हो या फिर वॉइस में बहुत ज़्यादा नॉइस हो या फिर पढ़ाने के तरीके में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही हो। तो जो भी हो रिव्यू दिया करो, मुझे बताया करो, ताकि फिर मैं उसे इम्प्रूव भी करूँ ना।